हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अदीशा चंदेल। वेलकम बैक टू द चैनल द पेन ब्रोस। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 4 में करा था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं उन डिसऑर्डर्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होती है थेरेपी में, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस चैप्टर से शुरू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सर्टेन पार्ट्स को हाईलाइट कर रखा है। अब ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये आप अपने साइड बाय साइड एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हाईलाइटेड पार्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ नोट ऑफ देम, जिससे आपको एग्जाम में पता हो कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने सर्टेन क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। आई हैव मेड श्योर कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको पूरे पूरे टॉपिक के ही दे दूं एक बारी में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन कौन से पॉइंटर्स को लिखना है एक ही पर्टिकुलर आंसर के विद इन। सो वो मैंने यहाँ पे इंश्योर कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट यू विल डू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिकॉज वो फाउंडेशनल क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे, एंड देन आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस बिगिन ऑफ विद आवर पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बात करके अबाउट नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी के बारे में। नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी होता क्या है? साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप between the one seeking treatment or the client and the one who treats or the therapist। इसका क्या मतलब है कि एक इंसान जो ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी में क्लाइंट कहते हैं, वी डोंट यूज द वर्ड पेशेंट, वी यूज द वर्ड क्लाइंट। तो जो क्लाइंट है एंड जो थेरेपिस्ट है जो ट्रीटमेंट दे रहा है, तो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के बीच का जो वॉलंटरी रिलेशनशिप है, वॉलंटरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे दोनों वॉलंटरीली साथ में आ रहे हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है, दैट इज व्हाट साइकोथेरेपी इज। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इट इज द पर्पस ऑफ इट इज टू हेल्प द क्लाइंट टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय हिम और हर। ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उस क्लाइंट को फेस हो रही हैं, उसको सॉल्व करने के लिए साइकोथेरेपी बनाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रस्ट जो फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर क्लाइंट ट्रस्ट करेगा थेरेपिस्ट को, देन ओनली विल ही और शी बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड उसी के बाद जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हैं वेरियस स्टेप्स जो उनको लेना है इन ऑर्डर टू हेल्प डायग्नोस करने के लिए एंड हेल्प ट्रीटमेंट के दौरान। तो साइकोथेरेपीज में क्या होता है, जो आपके मैल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, मैल अडेप्टिव मतलब जो आपके अडेप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये जो मैल है मतलब इट्स बैड ओनली। ठीक है, तो आपको अडेप्शन में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है मैल अडेप्टिव बिहेवियर, वो होता है डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस। जो पर्सनल आपको इश्यूज फील हो रहे हैं, जो पर्सनल स्ट्रेस फील हो रहा है, उसको कम करने के लिए, एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हिज और हर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि इनएडिक्वेट मैरिटल ऑक्यूपेशंस हो जाते हैं, मैरिटल इश्यूज जिन लोगों को होते हैं, ऑक्यूपेशन के इशू होते हैं, सोशल इश्यूज जिन लोगों को होते हैं, यहाँ पे आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप जो इन्वायरमेंट में भी अगर आप मॉडिफिकेशंस ला सको तो वो भी लाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान होता है, फॉर एग्जाम्पल ही और शी इज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा वायलेंस है वगैरह, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल नॉट गेट बेटर irrespective of the amount of therapy that they receive। है ना, जितनी भी थेरेपी दे दो वो इंसान शायद से ना बेटर फील कर पाए। तो उसी रीजन से थोड़े बहुत सिचुएशंस में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल के पर्सनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लाने आ सकते हैं, पर ये यूजुअली ज्यादा नहीं होता है। अब साइकोथेरेपीज जो होते हैं उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होता है प्रिंसिपल्स का अंडरलाइन द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। तो हम जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, उन थ्योरीज को हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हैं। सिस्टमैटिकली मतलब कि किसी इंटेंशन के साथ एक पर्टिकुलर फॉर्म में, ठीक है, सोच समझ के उसको अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो इंसान जो आपको थेरेपी दे रहा है, दे मस्ट बी एन एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट सुपरविजन के सर है उनको ट्रेन करा गया है। दे शुड बी अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल। ऐसे कोई भी आपको थेरेपी नहीं दे सकता, बिकॉज अगर कोई भी ऐसे थेरेपी दे तो चांसेस आर कि आपकी जो सिचुएशन है वो वर्स भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे इज दैट द थेरेप्यूटिक सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट who seeks and receives help for his or her emotional problems। वही जो मैंने कहा था, इट्स अ वॉलंटरी रिलेशनशिप। द इंटरेक्शन जो है इन दो लोगों के बीच का, द थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट, रिजल्ट इन अ कंसोलिडेशन फॉर्मेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप हो जाता है वो एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बन जाता है। ये रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियल होता है, जो भी शेयर हुआ जाता है वो किसी और को नहीं बताया जाता है। इंटरपर्सनल होता है, दो के बीच में होता है, और डायनामिक मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज होता रहता है, ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड, वो स्टैटिक नहीं रहता है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है।
अब साइकोथेरेपीज के सर्टेन गोल्स होते हैं जो अचीव करना चाहता है। सबसे पहले रीइंफोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट, मतलब कि जो क्लाइंट है उसके अंदर का एक मोटिवेशन उनके अंदर डालना कि आपको बेटर इंसान बनना है, बेटर होते जाना है, जिस पोजीशन पे आप हो उससे बेटर होना है, उसको हम कहते हैं क्लाइंट के जो रिजॉल्व होता है बेटरमेंट को, उसको रीइंफोर्स करना। इमोशनल प्रेशर को कम करना, अनफोल्ड करना पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ, सबके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना, अनफोल्ड करने का काम होता है साइकोथेरेपी का। हैबिट्स को मॉडिफाई करना, कभी कभी लोगों के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो उनके हैबिट से आती है डायरेक्टली, तो उन्हें मॉडिफाई करना, उनको चेंजेस लाना हैबिट्स में, थिंकिंग में चेंजेस लाना, क्योंकि अगेन अ लॉट ऑफ इश्यूज अराइजेस आउट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, एज एन इंडिविजुअल अपने बारे में ज्यादा समझना, और जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं एंड कम्युनिकेशन होते हैं उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, इसी के साथ साथ फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग में काफी इश्यूज आते हैं, तो उसमें हेल्प करना कि अच्छा आप डिसीजन मेकिंग और बेटर कैसे कर सकते हो। बिकमिंग अवेयर ऑफ आवर चॉइसेस एंड आवर लाइफ एंड रिलेटिंग टू वन सोशल एनवायरमेंट इन अ मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयर मैनर, अपना जो आपका एनवायरमेंट है उससे आप ज्यादा सेल्फ अवेयर मैनर से रिलेट कर सके, तो आपका एनवायरमेंट में आप बेटरली अडेप्ट कर सके। बेसिकली दैट इज द बेसिक गोल ऑफ साइकोथेरेपी। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो 10 गोल्स हैं इनमें से अगर आप 7-8 भी याद कर पाएंगे देन दैट शुड ऑल्सो बी इनफ, बट एक्सप्लेन देम वेरी वेल। ठीक है, तो इनको आप याद करने की जरूर कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज बेसिकली द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। इसको हम अलायंस भी कहते हैं, अलायंस क्योंकि साथ में वो आ रहे हैं। इसके दो ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है बिटवीन टू पीपल हु आर विलिंग। ठीक है, अगेन वॉलंटरी रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पे बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट जो एक पार्टनरशिप में आते हैं विच एम्स एट हेल्पिंग द क्लाइंट ओवरकम हिज और हर प्रॉब्लम। सो ये जो मैंने पहले बोला था कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज दैट थेरेप्यूटिक अलायंस इज द मतलब कि वो लिमिटेड रहता है, लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी आपका सेकंड कंपोनेंट में क्या जाता है। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी का क्या मतलब होता है कि आपकी थेरेपी लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती है, उसमें एक सर्टेन टाइम बाउंड होना चाहिए कि ओके आपकी थेरेपी इस टाइम से इतने टाइम पे ही चलेगी, एंड दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, थोड़े लोग होते हैं जिनका प्रॉब्लम बहुत सीवियर होता है तो उनके सालों साल चल सकती है, एंड यू नो थेरेपी के फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्लाई कर रहे हो। बट इवन मतलब इन सब चीजों के बावजूद भी थेरेपी जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही होनी चाहिए। ये जो रिलेशनशिप होता है अगेन ट्रस्टिंग होता है, कन्फाइडिंग होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रस्ट करोगे तभी आप अपने आपको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। थेरेपिस्ट एनकरेज करते हैं मतलब अपने क्लाइंट को यू नो बाय बीइंग एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्युइन, वार्म एंड मतलब बेसिकली रिगार्ड करने का। तो आप जब क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे एज अ थेरेपिस्ट, यू नो आप एम्पैथेटिक रहोगे उनके टूवर्ड्स, आप जेन्युइन रहोगे, वार्म रहोगे, तभी आपके जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल फील करेंगे। आप ये सब कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? बाय वर्ड्स और थ्रू योर बिहेवियर। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी चीज आ जाती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है कि आप जो आपके क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, नॉन जजमेंटल मैनर में बिहेव कर रहे हो, एम्पैथी दिखा रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ही और शी डज और से। ठीक है, जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उनको अनकंडीशनली, आप उनको नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत बार होता है जैसे पेरेंटिंग में अगर कभी भी कोई बच्चा कुछ गलत करता है देन पेरेंट्स स्टार्ट स्कोल्डिंग हिम और हर, है ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली पेरेंटिंग का पार्ट हो जाता है। बट अगर यही थेरेपी में अगर वो क्लाइंट जो है वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दे देन यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट स्कोल्डिंग द क्लाइंट। ठीक है, आपको उस सिचुएशन में भी उनको पॉजिटिव रिगार्ड देना है, पॉजिटिवली ट्रीट करना है, एंड दैट इज वाई इट्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कोई कंडीशन नहीं लगाए रखिए, आप अनकंडीशनली उनको पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? बेसिक शब्दों में एम्पैथी इज बेसिकली जब आप दूसरे इंसान की सिचुएशन को समझ सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं उनकी सिचुएशन में, मतलब यू नो टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू, जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो अपने आप को उनके शूज में रख के समझना कि अच्छा मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं कैसा फील कर रही होती। तो एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी। एम्पैथी जो होता है वो सिंपैथी और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट होता है। सिंपैथी में आप बस बुरा फील करते हैं कि अरे यार इसके साथ ऐसा हो गया, बस आप ये नहीं सोचते कि अगर मैं इसके जगह पे होती तो मैं क्या करती। यू आर नॉट पुटिंग योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू। सिमिलरली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि द पर्सन इज अनेबल टू फील लाइक द अदर पर्सन एंड डज नॉट फील सिंपैथी ईदर। आपको बस पता है कि अच्छा इस इंसान के साथ ये हुआ है, बट आप बुरा भी नहीं फील कर रहे हो उनके बारे में, और ना ही आप अपने आप को उनके यू नो शूज में डाल के देख रहे हो कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये थोड़ा कोल्ड होता है। सिंपैथी इज समवेयर देयर,
बट एम्पैथी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपीज की। ठीक है, अब थेरेपी जो होता है वो सिर्फ एक चीज नहीं होती है, थेरेपी में भी वेरियस टाइप्स होते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, तो हर डॉक्टर के पास डिफरेंट ट्रीटमेंट के तरीके होंगे फॉर जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आपको चोट कैसी लगी है, आपको इश्यू क्या है ना। एंड देन उसके बाद वो डिपेंड करेगा वो डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन क्या है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थेरेपी के विद इन भी बहुत सारे ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरीज की बात करेंगे। सबसे पहले होगा आपका साइकोडायनामिक, सेकंड है बिहेवियर, और थर्ड है एग्जिस्टेंशियल। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं थेरेपी के। ये एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें बेस्ट चीज आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली आएगा भी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, तो इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एंड यहाँ पे आपको बेस्ट पार्ट है कि डिफरेंशिएशन के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंटर्स दे रखे हैं, तो आपको पता है कि अच्छा इन पॉइंटर्स को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लेट अस बिगिन विद दिस। अब जो साइकोडायनामिक है ये सबसे पहले आया, उसके बाद बिहेवियरल आया, एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल जो है आपका सबसे लेटेस्ट है। तो ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा, सबसे पहले साइकोडायनामिक आया, फिर बिहेवियरल आया, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंशियल आया। नाउ हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? सबसे पहले इज व्हाट इज द कॉज विच हैज लेड टू द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे का कॉज क्या है। साइकोडायनामिक व्यू की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, एक इंसान के अंदर जो साइकी होती है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं बट मैं वो नहीं कर पा रहा। तो ये सारे जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपके अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, वो आपको ये इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। बिहेवियरल थेरेपी कहती है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन। आप गलत लर्निंग कर लेते हो। ठीक है, कि आपको गलत लर्निंग हो जाती है कि अगर मैं इस सिचुएशन में रहूंगी तो मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपने एक बार किसी चीज को ठान लिया कि कि आई एम अ बैड पर्सन, आई डू नॉट डिजर्व टू बी लव्ड, फिर आप बस उसी को बार बार सोते जा रहे हो, फिर आप उसी वे में बिहेव करते जा रहे हो। तो जब आप गलत लर्निंग कर लेते हो, ठीक है, जो आपके अडेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो फॉल्टी लर्निंग हो जाती है जो आपके बिहेवियर और कॉग्निशन में आती है। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी ये कहता है कि इंसान को प्रॉब्लम तब अराइज करती है व्हेन द इंसान इज क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, आपका एग्जिस्टेंस क्या है, कि मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, एम आई इवन मेकिंग एन इम्पैक्ट इन लाइफ राइट नाउ, इन सब चीजों से आपका प्रॉब्लम अराइज करता है। नाउ हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस? अब ये जो कॉज है ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे? साइकोडायनामिक कहते हैं कि ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो होते हैं आपके चाइल्डहुड में, ठीक है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं आपके चाइल्डहुड के, वो सब आपके आके इस कॉज में अराइज कर जाते हैं। बिहेवियर थेरेपी ये करता है कि that postulates that faulty conditioning patterns, faulty learning and faulty thinking and beliefs lead to maladaptive behavior that in turn leads to psychological problems। ये कहते हैं कि आपने गलत तरीके से सीख लिया है उन चीजों को, कंडीशनिंग हो गई आपकी, जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था चैप्टर 6 लर्निंग में, कि गलत लर्निंग हो जाती है, गलत कंडीशनिंग हो जाती है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में आई है। एंड जो एक्जिस्टेंशियल थेरेपी होता है वो कहता है कि आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, एलियनेशन फील कर रहे हो, एलियनेशन मतलब दूसरों से अलग होना, एलियन फील करना अलग लोगों से, एंड सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, की कोई पॉइंट ही नहीं है मेरे एग्जिस्टेंस का, ये सब फील कर रहे हो, तभी आपका ये इश्यू आया है इन एग्जिस्टेंस। व्हाट इज द शीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट? मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ये क्या अप्लाई करते हैं? साइकोडायनामिक में आप यूज करते हो फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स। फ्री एसोसिएशन क्या होता है? जो दिमाग में आ रहा है आप बोलते जा रहे हो, ठीक है, आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, एंड देन दिस जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, जो साइकोथेरेपिस्ट, ही और शी ट्राइज टू मेक सेंस ऑफ इट। अच्छा आप ये कह रहे हो, तो फ्री एसोसिएशन में आप बस बोलते जाओ, एंड जो आपकी ड्रीम्स आ रही है उसको इंटरप्रेट करना। सिगमंड फ्रॉइड की एक बुक थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो यहाँ से उसको इंटरप्रेट करना कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपके ड्रीम से मीनिंग निकालना बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली आप आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा ये फॉल्टी लर्निंग यहाँ पे अकर हुई थी, आपके दिमाग में आपने ये बिठा के रखा है, तो इसको हमें चेंज करना है, एक ऑल्टरनेटिव बिहेवियर कंटिजेंसी को लाना है जिससे आपका बिहेवियर इंप्रूव हो सके। इसको रिप्लेस करके एक बेटर, एक हेल्दियर बिहेवियरल थिंकिंग लाना है, एक हेल्दी थिंकिंग पैटर्न लाना है, जिससे आपका बिहेवियर जो हो सकता है वो इंप्रूव हो सकता है। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी ये कहता है कि जो थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट होता है, अगर वो पॉजिटिव हो, एक्सेप्टिंग हो, नॉन जजमेंटल हो नेचर में, एंड जो थेरेपिस्ट होता है वो फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर सकता है, देन जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। एज अ थेरेपिस्ट आपको बस फैसिलिटेटर रहना है, एंड आपको इंश्योर करना है कि जो आपका क्लाइंट है उसको आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, उसके साथ आप एक्सेप्टिंग हो रहे हो और जजमेंट नहीं दिखा रहे हो।
फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि ये जो नेचर है ऑफ द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, ये कैसा नेचर होता है। तो साइकोडायनामिक ये बिलीव करता है कि क्लाइंट से ज्यादा उसको समझते हैं उसके थेरेपिस्ट। तो जो थेरेपिस्ट है वो ज्यादा समझते हैं क्लाइंट को देन द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स देमसेल्व्स। ठीक है, तो एक तरीके से पावर हायरार्की आ जाती है कि थेरेपिस्ट को ज्यादा समझ में आ रहा है। सिमिलरली जो बिहेवियरल होता है, यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होता है दैट इज द इंडिविजुअल जो ढूंढता है कि अच्छा ये फॉल्टी लर्निंग हुई थी, अच्छा अब इस फॉल्टी लर्निंग को हमको हटाना है, एक न्यू लर्निंग डालनी है, एंड देन बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे भी जो आप देख रहे हो थेरेपिस्ट है वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। हाउएवर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना होता है। ठीक है, आपको सिंपली वहां पे बैठना होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग योर क्लाइंट विद एन एनवायरमेंट जो बहुत ज्यादा अगेन एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप हो, वार्म एनवायरमेंट हो, जेन्युइन एनवायरमेंट हो, नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट हो, जहां पे क्लाइंट खुद प्रोसेस कर सके एंड खुद सोल्यूशंस पे आ सके। तो साइकोडायनामिक एंड बिहेवियर में थेरेपिस्ट ज्यादा एक्टिवली यूज होते हैं, हाउएवर एग्जिस्टेंशियल में एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं थेरेपिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज द शीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। साइकोडायनामिक थ्योरी जो होती है यहाँ पे शीफ बेनिफिट होता है आपका इमोशनल इंसाइट। ठीक है, इमोशनल इंसाइट आपको गेन करना कि अच्छा ओके इस सिचुएशन में मैं ऐसे फील कर रही हूँ, दैट इज व्हाट इमोशनल इंसाइट इज। ठीक है, इट इज व्हेन द client understands his or her conflict intellectually, is able to accept the same emotionally, and is able to change his or her emotions towards the conflicts. तो ये जो सिचुएशन आई है आप उसको समझ सकते हैं, इमोशनली एक्सेप्ट कर सकते हो कि आई एम फीलिंग दिस वे राइट नाउ, एंड आप समझते हैं कि आपको अब इसके बारे में कुछ करना है एंड यू आर विलिंग टू डू समथिंग अबाउट इट। दैट इज द शीफ बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बिहेवियरल थेरेपी में शीफ बेनिफिट आपका क्या होता है कि आपका जो फॉल्टी लर्निंग होती है ये आपके एक न्यू लर्निंग पैटर्न से ऑल्टरनेटिव आ जाता है। तो एक नया पैटर्न आ जाता है आपके दिमाग में, एक नया हेल्दी और ऑल्टरनेटिव आ जाता है, दैट इज योर शीप वो। यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक में क्या होता है आपका, ह्यूमनिस्टिक में आपका पर्सनल ग्रोथ इज द शीफ बेनिफिट। पर्सनल ग्रोथ क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड वन एस्पिरेशंस, इमोशंस एंड मोटिव। तो आपके बारे में, आपके एस्पिरेशंस के, मोटिव्स के बारे में, आपके इमोशंस जो फील कर रहे हो उसके बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो आपकी आती है, दैट इज व्हाट पर्सनल ग्रोथ इज अबाउट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोडायनामिक जो होता है वो बहुत इन डेप्थ होता है नेचर में, बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तभी वो कभी कभी सालों साल तक चलता रह सकता है। ठीक है, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। हाउएवर आजकल की जो डेज हैं यहाँ पे मॉडर्न साइकोडायनामिक अप्रोचेस भी लाए गए हैं जहाँ पे 10-15 सेशन में निपट जाता है कि 10-15 सेशन में यू कैन गेट बेनिफिट। हाउएवर जो बिहेवियर मतलब जो कन्वेंशन है उसका इज दैट साइकोडायनामिक आपके बहुत ज्यादा टाइम तक चल सकता है, बिहेवियर एंड एग्जिस्टेंशियल छोटे स्पैन तक होता है, ये छोटे छोटे स्पैन में कवर हो जाता है, शॉर्टर होता है और सिर्फ फ्यू महीने की बात होती है यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंसेस हैं, ये 6 पॉइंट्स है आपके, आपको ये 6 पॉइंट्स पक्का पक्का याद करने हैं बिकॉज आपके एग्जाम में आप 6 पॉइंट्स ही लिख पाओगे पूरे डिफरेंशिएशन में, एंड इनको ब्रॉड आपको लिख के लाना है। ठीक है, आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेबल जरूर बना लीजिएगा, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आप एक बार टेबल बना ले, बट उसके साथ इंश्योर करिए कि टेबल में आप सिर्फ एक एक वर्ड नहीं लिख रहे हैं, पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, लंबे लंबे आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप इसको एक बार वापस से अगर देख सकते हैं, वापस रिवाइंड करके भी देख लीजिए अगर आपको शॉर्ट नहीं हुआ है, बट दिस इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है। नेक्स्ट थिंग जिसके हम बात करने वाले हैं इज क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, इट रिफर्स टू फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट इन द थेरेप्यूटिक मॉडल बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। ये जो प्रॉब्लम है क्लाइंट की, उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, एंड देन उसके बाद उसको एक थेरेप्यूटिक मॉडल में डालना कि इस प्रॉब्लम को हम इस थेरेप्यूटिक मॉडल, जैसे अगर मैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हूँ तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे डील करूंगी एज एन एग्जिस्टेंशियल मतलब ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट। तो वो आपका जो होता है दैट इज क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना, ये प्रॉब्लम क्या है, कब से है, क्यों है, कहाँ से इश्यू आया है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना द एरियाज विच कैन बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी। उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है इसमें ये रूट कॉज है, हमको इसको टारगेट करना है, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड इज चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। आप इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आप थेरेपिस्ट हो, आपको सोचना कि अच्छा ये टेक्निक जो है ये बेस्ट इसमें सूट करेगी। ठीक है, इस टेक्निक में मैं ट्रेन हूँ, सो आई विल बी यूजिंग दिस टेक्निक। सो दीज आर द 3 ब्रॉड स्टेप्स जो आपको यहाँ पे यूज करने होते हैं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये नहीं होता कि सबसे पहले आपने पहले दिन पे डिसाइड कर लिया कि यही है एंड उसी पे आप स्टिक रहते हो, नहीं, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है।
ये आप जब भी थेरेपी करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करते हो कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो अनकवर करता रहता है मोर एंड मोर डिटेल्स। तो उसी के साथ साथ आप एज एंड व्हेन यू नो द थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, आप अपने भी यहाँ पे क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में बार बार करते रहते हो, बार बार आप नए नए मतलब यू नो वेज निकालते रहते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द टारगेट एरिया एंड चूजिंग योर टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। अब हम एक एक करके इन सबको ज्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहेवियरल थेरेपी और ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल एंड ऑल्टरनेटिव ही है, साइकोडायनामिक इसमें नहीं है, तो हम लोग उसी को कवर करेंगे। सबसे पहले बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो बिहेवियर थेरेपी पोस्टुलेट करता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं वही फॉल्टी बिहेवियर फॉल्टी थिंकिंग से। पास्ट यहाँ पे रेलेवेंट तभी तक होता है टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ फॉल्टी बिहेवियर, कि ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ, आपने कहाँ से ये सीखा, ठीक है, उसी लेवल तक पास्ट इंपॉर्टेंट होता है, वरना फॉर द मोस्ट पार्ट इट डील्स विद द प्रेजेंट। तो साइकोडायनामिक पूरा पूरा पास्ट में डील करता था, ये यहाँ पे आपका प्रेजेंट पे डील करता है। द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट बिहेवियरल थेरेपी। जो आपने लर्निंग में सीखा था, आप यहाँ पे देखोगे मैं बहुत सारे वर्ड यूज करूंगी जो आपने क्लास 11 में सीखे थे चैप्टर 6 में लर्निंग में, वो वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो थ्योरी है लर्निंग की वो बेसिस बन जाता है आपके बिहेवियरल थेरेपी का, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली यू नो स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं, यहाँ पे एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं होती है, मतलब कि एक ही एक तरीके का वो नहीं होता है, इसमें स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है जो साथ में आके एक थ्योरी बनाती है। ये नहीं होता कि एक थ्योरी है सारे टेक्निक सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे, दिस डिफर्स फ्रॉम यू नो टेक्निक टू टेक्निक, एंड उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो वो भी डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होता है आर द गाइडिंग फैक्टर्स इन द सिलेक्शन ऑफ द यू नो द स्पेसिफिक टेक्निक और द इंटरवेंशन जो अप्लाई करोगे। तो अगर किसी इंसान को एंजाइटी है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे एज कम्पेयर टू किसी इंसान को जिसको डिप्रेशन है, ठीक है, किसी इंसान को जिसको ओसीडी है, किसी इंसान को जिसको यू नो बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होंगे, आप एक ही टेक्निक नहीं लगाओगे सब पे। तो दिस इज वाई इट्स नॉट ए यूनिफाइड थ्योरी, ठीक है, वो स्पेसिफिक टेक्निक स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल थेरेपी इज ऑन फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और faulty behavior, the factors which reinforce and maintain these behavior, and devising methods by which they can be changed. तो ये बेसिकली इज व्हाट विल बी कवर्ड आगे। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस लाइन का क्या मतलब हो जाता है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से। ऑलराइट, सो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम लोग जब बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो क्लाइंट आता है आपके पास, आप उनको इंटरव्यू करते हो और आप ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करने का कि उनके बिहेवियरल पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, क्या इशू आ रहा है उसमें, वो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। बिहेवियरल एनालिसिस क्यों कंडक्ट करते हैं हम? इट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, एंटीसीडेंट्स क्या है और मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या है। ये क्या होते हैं? माल फंक्शनिंग बिहेवियर आपका ऐसा बिहेवियर हो जाता है जो आपके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तभी माल फंक्शनिंग, ठीक है। तो माल फंक्शनिंग बिहेवियर आपको डिस्ट्रेस कॉज करता है क्लाइंट को। एंटीसीडेंट फैक्टर्स, माल फंक्शनिंग बिहेवियर से जो पहले फैक्टर्स होते हैं जो कॉज कर रहा है इस बिहेवियर को अराइज होने में, दैट इज योर एंटीसीडेंट फैक्टर। जो कॉज करता है इस बिहेवियर को, दैट इज एंटीसीडेंट फैक्टर। और मेंटेनिंग फैक्टर क्या हो जाता है? विच लीड टू द परसिस्टेंस, कोई तो रीजन होगा कि जो परसिस्ट कर रहा है, तो दैट इज योर मेंटेनिंग फैक्टर। तो एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड मेंटेनिंग फैक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी स्मोक्स अ लॉट, ठीक है, तो उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, ही और शी इज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड देन ही स्टार्ट स्मोकिंग, तो एग्जाम का स्ट्रेस जो है वो आपका एंटीसीडेंट फैक्टर बन जाता है। बिहेवियर आपका माल फंक्शनिंग हो जाता है स्मोकिंग, एंड मेंटेनिंग फैक्टर क्या हो जाता है? स्मोक करके उनको शायद से रिलीफ फील हो रहा है, और रिलीफ फील हो रहा है तभी वो बार बार स्मोक कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स योर मेंटेनिंग फैक्टर। तो एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड मेंटेनिंग फैक्टर आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द एम ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज टू एक्सटिंग्विश और एलिमिनेट द फॉल्टी बिहेवियर एंड उसको सब्सटीट्यूट करना विद अ मोर अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं? बाय एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस, ठीक है। अगेन एंटीसीडेंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बिहेवियर से पहले जो एंटीसीडेंट फैक्टर्स है उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर, तो आपका एंटीसीडेंट ऑपरेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो खाना नहीं खाता रात में, ठीक है, तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या होगा कि जो आपके स्नैक टाइम होते हैं तो उसमें थोड़ा खाना कम कर देना, जिससे यू नो डिनर टाइम तक उसको भूख लगना शुरू हो जाए, तो दैट इज योर एंटीसीडेंट ऑपरेशन। उससे प्रॉब्लम जो है, उससे पहले जो चीज आ रही है उसको ऐसे उसमें चेंजेस लाना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चीज आ जाता है दैट इज योर कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन।
जो आपका बिहेवियर हो गया उसके बाद एक ऐसी चीज करना जिससे ये बिहेवियर, जो आपका नया बिहेवियर है, वो परसिस्ट कर सके। तो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका बच्चे ने खाना खा लिया अभी, ठीक है, और उसने खाना खा लिया तो आप उसको प्रेज कर रहे हो कि थैंक यू सो मच, यू डिड सच अ गुड जॉब, आपने खाना खाया आज, आपने पूरा कंप्लीट किया खाने को। तो जो प्रेज करते हो ये आपका बन जाता है पॉजिटिव री, ठीक है, आप उस बिहेवियर को और एंड और ज्यादा आप लाना चाहते हो। तो ये आपके आ जाता है ऑपरेशन कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन पहले बिहेवियर से, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन बिहेवियर के बाद, तभी उसको हम कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरल टेक्निक्स। तो बिहेवियर के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ द क्लाइंट। जो उनका बिहेवियर होता है उसको ऑल्टर करना थ्रू क्लासिकल या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सो ऑन एंड सो फॉर, वाइकेरियस लर्निंग वगैरह भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, री के बारे में भी पढ़ेंगे। अब नेगेटिव री, पॉजिटिव री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेगेटिव री क्या होता है, रिस्पॉन्सेज दैट लीड ऑर्गेनिज्म टू गेट रिड of a painful stimuli or avoid and escape from them is negative reinforcement। तो कोई भी painful stimuli आ रहा है उससे रिड होना, उससे निकलना इज व्हाट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज। तो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जैसे ठंड आ जाती है तो ठंड में पूरा कवर होके स्वेटर पहनना, ठीक है, जैकेट्स पहनना, दैट इज वैसे आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि आप जो इशू क्रिएट होने वाला है आगे, जो आपको पेन होगा ठंड में, कि आपको ठंड लग रही है, बॉडी एक हो रहा है, वो आप अवॉइड कर रहे हो, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है। दिस इज नॉट द सेम एज पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे मतलब आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए आप मेडिसिन लेते हो, ठीक है, तो मेडिसिन आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज बेसिकली आप जब भी उसको पॉजिटिव कुछ चीज हुआ है एंड उसको पॉजिटिव तरीके से आप डील कर रहे हो, कि जैसे कि ये बहुत ज्यादा मार्क्स लाया कोई एग्जाम में तो उसको मतलब प्रेज देना, ठीक है, या फिर चॉकलेट देना या फिर कोई गिफ्ट दे देना, तो उस तरीके से आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो रिवॉर्ड, एंड उस रिवॉर्ड के लिए वो मेंटेन हो जाता है। एंड वो जो इंडिविजुअल होता है वो चाहता है कि वो और ही उस तरीके से बिहेव करे जिससे उसको और ज्यादा वो रिवॉर्ड्स मिलते रहे। अवर्सिव कंडीशनिंग क्या होता है, नाउ दिस इज रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। तो ऐसा कोई बिहेवियर अगर वो दे रहे हैं, जैसे कोई माल फंक्शनिंग बिहेवियर, तो उस माल फंक्शनिंग बिहेवियर के तुरंत बाद एक अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस डाल देना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे थोड़े से गोलियां आती हैं जो लोग जो अल्कोहल पीते हैं उनके लिए होती है, तो अगर वो गोली आपने ले ली एंड देन उसके बाद आपने अल्कोहल लिया, देन यू विल स्टार्ट, मतलब बहुत ज्यादा उल्टी आने लग जाती है उन लोगों को, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा सिक फील होने लग जाता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका अल्कोहल की आदत छूट जाती है, बिकॉज वो कंडीशन कर लेते हैं कि अच्छा अल्कोहल पीने से उल्टी आ जाती है, इवन दो गोली वॉज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट इज व्हाट अवर्सिव कंडीशनिंग इज अबाउट। फिर उसके बाद आपका आ जाता है टोकन इकोनॉमी, विच इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल में चार्ट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, कि ओके वाओ आपने होमवर्क कंप्लीट किया, आपके फुल आए टेस्ट में, तो आपको एक स्टार दे दिया जाता है। एंड अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज किए हैं तो आपको ब्लैक स्टार दे दिया जाता है, एंड इतने ब्लैक स्टार करोगे तो आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसे इश्यूज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये इस टोकन इकोनॉमी का चीज हो जाता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट के पास 5 गोल्ड स्टार्स आ गए तो उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा या फिर उसको एक चॉकलेट गिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे आप उनको छोटी छोटी चीजें देना एज फॉर्म ऑफ टोकन, एंड जब बहुत सारे टोकन कलेक्ट हो जाते हैं देन एक फाइनल उनको रिवॉर्ड देना, ठीक है। दैट इज व्हाट टोकन इकोनॉमी इज अबाउट। ये क्लासेस में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को आप साथ में यूज करते हो तो आपका डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट आ जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है जो बहुत ज्यादा सल्क करती है, बहुत ज्यादा रोती है कि उसको सिनेमा हॉल में जाना है, उसको मूवी देखना है, तो पेरेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर वो रो रही है तो उसको सिनेमा हॉल में मत ले जाओ, ठीक है, आप उसको तभी ले जाओ जब वो रोना बंद करे और पॉजिटिवली आपको पूछे कि कैन आई प्लीज गो टू दिस हॉल, ठीक है, मतलब ऐसे मतलब पोलाइटली अगर पूछे तभी आप उसको ले जाओ, वरना आप मत ले जाओ। फर्दर द पेरेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू इग्नोर द गर्ल व्हेन शी क्राइज, ठीक है, तो अगर वो रो रही है तो उसको इग्नोर कर देने का। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका आपका जो चाइल्ड होता है वो लर्न कर देती है कि अच्छा यहाँ पे पॉजिटिवली भी रीइंफोर्स कर रहे हो आप एंड उसको नेगेटिवली भी कर रहे हो। पॉजिटिवली कैसे कि अगर आप सिनेमा हॉल जाओगे, अगर आप रोना बंद करोगे तभी जाओगे, तो उसको आपने बेटर कर दिया बिहेवियर को। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इग्नोर कर देना, तो वो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाता है। तो ये जो साथ में जब ऑपरेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन।
ठीक है, ये जो तरीका है ये वॉल्फ ने दिया था एंड इसको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग फोबियाज और इरेशनल फियर्स। इरेशनल फियर्स मतलब रैशनल नहीं है, ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ एम्पेरिकल डेटा नहीं है, वो बस आपको फील होता है वैसा। तो अगर कोई इंसान है फॉर एग्जाम्पल उनको हाइट से डर लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि आप इमेजिन करो कि ये 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, एंड 10 फ्लोर की बिल्डिंग में सबसे कम आपको कहाँ पे स्ट्रेस फील होगा। मोस्टली लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे सबसे कम स्ट्रेस फील होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो फोबिया है, उसको आप एक हायरार्की में क्रिएट कर देते हो कि अगर मेरे को डॉग्स के साथ खेलना में बहुत ज्यादा डर लगता है, तो सबसे कम डर आपको कब लगता है डॉग्स के प्रेजेंस में, कि अगर डॉग दूसरे रूम में है और मैं दूसरे रूम में हूँ तो सबसे कम डर है, अगर डॉग सेम रूम में हो तो थोड़ा ज्यादा डर है, अगर डॉग मेरे साथ ही बैठा है तो डर है। तो ऐसे आप अपने डर को हायरार्की में जब क्रिएट करते हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। एक बार आपने हायरार्की में क्रिएट कर दिया, देन आपके जो थेरेपिस्ट हैं वो आपको सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, ठीक है, अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करें, ठीक है, रिलैक्स मतलब जैसे जॉ को अनक्लेंच कर देना, बॉडी को फील करना, तो वेरियस रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे एंड देन शी विल आस्क यू कि सबसे लीस्ट जो आपको डर लगता है, लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन विच कैन बी फर्स्ट फ्लोर से नीचे देखना, तो उस सिचुएशन के बारे में सोचें। एंड जैसे ही आपको डर महसूस होना शुरू हो जाता है तो आप उसको एक बार क्विट कर दें, उसको छोड़ दें। तो ऐसे आप क्या करोगे, ओवर द सेशन क्या हो जाता है, आपका रिलैक्सेशन टेक्निक्स बढ़ने लग जाता है एंड आपका डर जो है वो कम होने लग जाता है। धीरे धीरे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोच सकते हो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फर्स्ट फ्लोर में आराम से सोच पाओगे, सेकंड फ्लोर के बारे में आराम से सोच पाओगे एंड धीरे धीरे करके 10th फ्लोर के बारे में भी आप आराम से सोच पाओगे। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने बहुत बेसिक सा दे दिया हाइट का, बट लोग होते हैं जिनको एक्सट्रीम एंजाइटी होती है, जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, ठीक है, अगोरा फोबिया, अननोन का एंजाइटी वगैरह, सोशल फोबिया वगैरह। तो यहाँ पे उन सब चीजों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है। तो सिस्टमैटिकली एक हायरार्की क्रिएट करके रिलैक्सेशन टेक्निक को लाना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, मतलब कि दो अपोजिंग फोर्सेस, एंजाइटी भी आ रही है उसके बारे में सोच के और रिलैक्सेशन भी आ रहा है, इन दोनों अपोजिंग फोर्सेस जब साथ में आते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो परसीव करता है, ठीक है, वो ज्यादा आपका परसिवियर करेगा एंड जो वीकर फोर्स होता है वो हार जाता है। तो अगर आपका रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका जो एंजाइटी है वो कम होता जाएगा एंड धीरे धीरे आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा ऑल टुगेदर। तो दिस इज द प्रिंसिपल इट ऑपरेट्स ऑन। नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज मॉडलिंग, विच इज बेसिकली आप एक किसी भी देखते हो किसी इंसान को जो आपके रोल मॉडल बन जाते हैं एंड उनके बिहेवियर को कॉपी करने लग जाते हो, ठीक है, कि अच्छा ये इस इंसान ने ऐसा काम किया फिर उनको रिवॉर्ड मिला तो इवन आई विल बी डूइंग दैट। दैट इज व्हाट मॉडलिंग इज अबाउट। वाइकेरियस लर्निंग इज मोर और लेस द सेम, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर। इट इज यूज्ड एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग स्मॉल चेंजेस इन द बिहेवियर द क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्वायर द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। तो बिहेवियर जब वो खुद चेंजेस लाने लग जाते हैं अपने बिहेवियर में एंड आप उनके बिहेवियर को पॉजिटिवली रिगार्ड करते हो, देन आपका वाइकेरियस लर्निंग हो रहा है। वाइकेरियस लर्निंग क्योंकि उनके साथ आपने डायरेक्टली कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया। तो वाइकेरियस का मतलब होता है कि समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग डायरेक्टली, तो दैट इज व्हाई इट्स वाइकेरियस लर्निंग, आपने ऑब्जर्व करके आपके बिहेवियर में चेंजेस लाया है। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी हैज टू डू विद हाउ यू आर बिहेविंग, कॉग्निटिव थेरेपी हैज टू डू विद हाउ यू आर थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये हो जाता है। What is cognitive therapy? Cognitive therapy locates the cause of psychological distress in irrational thoughts and beliefs. Irrational thoughts, irrational belief, I am not worth it, I do not deserve to be here. ये जो irrational चीजें होती हैं ये आपका इशू क्रिएट करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक RET थेरेपी है, रैशनल इमोटिव थेरेपी, जो एल्बर्ट एलिस ने दी थी। इसके बारे में क्या है, द सेंट्रल थीसिस ऑफ दिस थेरेपी इज कि जो आपका irrational beliefs होता है वो मीडिएट करता है बिटवीन एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस का। अगेन एंटीसीडेंट मतलब पहले हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में हो रहा है। सेकेंड स्टेप जो है आपका वो बिलीफ है। तो जो हमने पहले पढ़ा था एंटीसीडेंट बिहेवियर, माल फंक्शनिंग बिहेवियर एंड एन कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन या फिर मेंटेनिंग फैक्टर, तो ये मोर और लेस द सेम है बट कॉग्निशन के टर्म्स में। सो एंटीसीडेंट आपका जो ऐसी चीज है जो हो चुकी है आपके साथ इवेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोफेसर ने या टीचर ने आपको स्कोल्ड कर दिया, ठीक है, वो आपका बिलीफ को इग्नाइट करता है एंड आपका बिलीफ शुरू हो जाता है, तो दैट इज योर एंटीसीडेंट।
किसी भी चीज से होने से पहला एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट इवेंट वो हो जाता है। बिलीफ क्या होता है, विच इज बेसिकली डिस्टॉर्टिंग योर प्रेजेंट रियलिटी। आप रियलिटी को ढंग से परसीव नहीं कर पा रहे हो। इसका क्या मतलब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लोग होता है बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं लाइफ में, बट स्टिल दे आर नॉट वेरी हैप्पी। तो वो अपने रियलिटी को नहीं परसीव कर पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। तो दैट इज वॉट योर इरेशनल बिलीव्स इज अबाउट। एंड देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस इज बेसिकली आपका बिलीफ अगर आप ऑब्वियसली बुरा रखोगे, then probably you will not be able to behave in a very good manner. So that is your consequent analysis. तो beliefs जैसे कि must, should, for example, I must score full marks in all the subject. I should be the most perfect individual in all situations. That is what your irrational belief is about. इरेशनल बिलीफ को आप असेस कैसे करोगे, क्वेश्चनर्स दोगे, ठीक है, क्वेश्चनर्स के थ्रू असेस कर सकते हो। इंटरव्यूज डायरेक्टली बात करके भी आप उसको समझ सकते हो। इन द प्रोसेस ऑफ आरएटी आप इरेशनल बिलीफ को जब इंटरव्यू के थ्रू कर रहे होते हो तो यू हैव टू यूज नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछना है कि डोंट यू थिंक कि आप जो सोच रहे हो ये गलत है, नहीं, नॉन डायरेक्टिवली आराम आराम से, डायरेक्टली मत उनको हर्ट करो कि जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। रादर यू शुड बी आस्किंग, डू यू थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग इज हेल्पिंग यू, डू यू थिंक कि आप ऐसा कह रहे हो तो इससे आपको बेटर फील होगा। तो ऐसे नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग रादर देन सेइंग आउट लाउड जो आप फील कर रहे हो, उनको हेल्प करना टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन इज नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग। The question makes the client think deeper into his or her assumptions. The rational behavior then slowly, replaces the irrational behavior. जब वो सोचने लग जाते हैं, then उनको realize होता है कि उनका behavior मतलब जो belief है वो irrational है, तो वो उसको फिर replace करते हुए the rational belief. तो over the period of time they tend to get better. तो ये basically आपका RAT था. Next is Aaron Beck का cognitive theory. Aaron Beck का cognitive theory ये कहता है कि जो इंसान होते हैं, जैसे अगर किसी इंसान को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो शायद से ही इसका रूट कॉज वाज कि उन्होंने चाइल्डहुड में एक कोर्स स्कीमा बना दिया था, ठीक है, which include belief and action pattern in the individual. कोर्स स्कीमा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने बचपन में आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स अकर होते हैं, एंड आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, स्कूल में आपको सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स नहीं थे, एंड देन यू डेवलप अ स्कीमा, एक थिंकिंग पैटर्न ही आप अपना डेवलप कर लेते हो ऑफ आई एम नॉट वांटेड, ठीक है, आई एम नॉट वांटेड, आई डू नॉट डिजर्व टू बी हियर, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव। ऐसी चीजें आपने डेवलप कर लिया एंड ये आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो आप जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर योर लाइफ टाइम, जब आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने डांट दिया आपको, ठीक है, या फिर किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, देन ये जो स्कीमा होता है आई एम नॉट वांटेड, ये आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड दैट वे। तो ये जो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर देते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं, ways of thinking which are general in nature but which distort the reality in a negative manner. जैसे मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि लोग अपने रियलिटी को ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में हूँ, उसको आपका जो रियलिटी होता है वो आपके परसेप्शन को जब इशू हो जाता है उसमें, that is what your cognitive distortion is about, and इससे this leads to dysfunctional cognitive structures. तो यहाँ पे आपको बेसिकली थेरेपिस्ट को अगेन सेम मैनर नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछना, जेंटल क्वेश्चंस पूछना, नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस पूछना, थ्रेटन नहीं करना होता है, जो भी क्लाइंट होता है उसके आपको डायरेक्टली नहीं उसको कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं होती है। द क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट थिंक अबाउट द सिचुएशन जस्ट एज दे वर थिंकिंग इन आरएटी, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उनका जो डिस्फंक्शनल स्कीमास होता है वो उसको रियलाइज करते कि अच्छा ओ आई हैव दिस स्कीमा, मेरे को अंदर मेरे बैठ गया है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, अब मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली एरन बेक का कॉग्निटिव आपका यहाँ पे थ्योरी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, सीबीटी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होता है ये शॉर्ट होता है, ठीक है, थोड़े मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, बहुत एफिकेशियस होता है एंड बहुत सारे डिसऑर्डर्स पे यूज किया जाता है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, बॉर्डरलाइन एक्सेट्रा। इट फॉलोज अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच, ठीक है, बायोसाइकोसोशल अप्रोच मतलब बायोलॉजिकल चीजों को भी डील करता है, साइकोलॉजिकल चीजों से भी डील करता है, सोशल चीजों से भी डील करता है। हाउ? बायोलॉजिकल चीजों से डील करता है बाय हेल्पिंग यू थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में सोच के आपके बॉडी में जैसे क्लेंच हो जाता है, आपके जॉज क्लेंच हो जाते हैं, आपका बॉडी ऐसे वो करने लग जाता है, आपको स्वेटिंग आने लग जाती है, तो उस सब को कम करना थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसीजर। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑब्वियसली थेरेपी के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो, तो बायो साइको कवर हो गया। एंड सोशल बाय उनके सोशल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशंस लाना, अगर आप उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हो तो दैट इज योर सोशल वो।
तो बायो साइको सोशल अप्रोच को फॉलो करता है, तीनों चीजों से डील करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर जो इंडिविजुअल है वो बेटर फील कर सके। सीबीटी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है एज कम्पेयर टू अदर थेरेपीज, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी मच यूज। इट्स ऑल्सो अगेन बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है, तो तभी ये बहुत ज्यादा मतलब वाइडली यूज एक आपका थेरेपी का फॉर्म। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल, एज वी ऑल नो, ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ। इंडिविजुअल अपने आप आगे बढ़ सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वो यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी पोस्टुलेट करता है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो होता है वो अराइज करता है आपकी लोनलीनेस के फीलिंग से, एलियनेशन के फीलिंग से, इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। ठीक है, मैं लोनली हूँ, मैं दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मीनिंग नहीं ढूंढ पा रही हूँ अपने लाइफ का, यहाँ से आपका ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल कॉज क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं आर मोटिवेटेड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड एक्चुअलाइजेशन। पर्सनल ग्रोथ हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन is defined as an innate or inborn force that moves the person to become more complex, balanced and integrated. ठीक है, एक इनेट फोर्स होती है, अंदर से आती है, आप इसके साथ पैदा हुए होते हो, किसी ने आपको दिया नहीं होता ये, आप इसके साथ पैदा हुए होते हो, जो मूव करता है एक पर्सन को टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड। मतलब एज एन इंडिविजुअल आपके बहुत सारे फीचर्स हों, बट एट द सेम टाइम आप इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग हो। ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि अच्छा हु एम आई, मेरा सेल्फ क्या है। आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों, बट एज अ होल वो कैरेक्टरिस्टिक्स हों, आप उसको साथ में ला सको। जैसे पजल के पीसेस होते हैं, तो बहुत सारे पजल के पीसेस जब साथ में आ जाते हैं तो वो इंटीग्रेटेड है, कॉम्प्लेक्स है बट इंटीग्रेटेड। यही अगर पजल के पीसेस स्कैटर्ड होते हैं तो दैट इज आपका फ्रैगमेंटेड हो जाता है पर्सनैलिटी, वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स हो, साथ में आ रहे हो, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हो। दैट इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज, एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू वर्क टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब आपका फूड, आपका बेसिक नेसेसिटीज, आपका फूड, शेल्टर, हाउसिंग, सेक्स, वाटर, ये सब अगर आपको नहीं मिल रहा होता है तो आपको उतना ही स्ट्रेस होगा जितना आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ना मिलने पे भी स्ट्रेस होता है। तो सिमिलर स्ट्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड मास्लो ने हायरार्की भी बना रखी थी जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है क्लास 11th में। अब हीलिंग अकर्स व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टिकल्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रिमूव देम। ठीक है, जब क्लाइंट है वो समझता है कि अच्छा मेरे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बीच में ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मुझे इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना होगा। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन। अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम सब फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन कर सकें तो ये मतलब इट विल नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर अदर पीपल। ठीक है, अग्रेसिव इमोशंस होते हैं लोगों के, तो वो भी बाहर निकल सकते हैं। तो तभी हमने लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रखा है जिससे एवरीबडी इज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ सिविल मैनर। ठीक है, ढंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं विदाउट हार्मिंग ईच अदर। तो ये जो होता है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन, अगर आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कर्ब हो जाता है, जैसे हम करते हैं लॉस वगैरह को लाके, तो वो आपको इशू क्रिएट करता है, दैट मेक्स यू फील अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप थेरेपी में एक परमिसिव एनवायरनमेंट दे रहे हो, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट दे रहे हो, एक एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, जहाँ पे क्लाइंट खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस और इंटीग्रेशन को अचीव कर सके, विच इज बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फंडामेंटल अजम्पशन आपका ये रहता है कि कॉम्प्लेक्स जो है हैज द फ्रीडम and the responsibility to do what is right for him, to control his relationships with other, to control his behavior with other people. ठीक है, जो आपका बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बीइंग खुद रिस्पॉन्सिबल फील करता है, वो फील करता है कि उसको बेटर बनना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो बाकी थेरेपी के फॉर्म हैं उसमें हम लोग क्लाइंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हाउएवर यहाँ पे क्लाइंट पे फोकस आ जाते हैं कि यू एज एन इंडिविजुअल कैन ओनली हेल्प योर सेल्फ, द थेरेपिस्ट इज मेयरली अ फैसिलिटेटर जो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसके विद इन भी बहुत सारे डिफरेंट थेरेपीज आ जाती हैं। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल के बीच में भी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। सबसे पहले थेरेपी इज एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। दिस वाज गिवन बाय विक्टर फ्रैंकल। नाउ विक्टर फ्रैंकल वाज एन इंडिविजुअल हु वाज अ जूइश पर्सन एंड ही वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द नाजी जर्मनी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी रह चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ही हैड लॉस्ट ऑल ऑफ हिज लव्ड वंस। ठीक है, उनके सारी फैमिली चली गई थी, ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही लॉस्ट इतना सारा जो उनका काम था, प्रेशियस इयर्स ऑफ हिज लाइफ, and irrespective of that he came out to be a very strong individual. That is what existential therapy is also making sense of. It says कि यहाँ पे एक थेरेपी आती है लोगो थेरेपी करके। विक्टर फ्रैंकल ने ये थेरेपी दी है लोगो थेरेपी, जो दो वर्ड से बना है, लोगो एंड थेरेपी। थेरेपी ऑब्वियसली इज टू बेसिकली हेल्प, एंड लोगोस का मतलब होता है सोल, तो सोल की थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ द सोल।
फ्रैंकल आपके यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस होता है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जैसे ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, इधर भी आपको मीनिंग मेकिंग करना जरूरी हो जाता है। मीनिंग मेकिंग इन योर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द बेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग इज अ पर्सन क्वेस्ट फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वन एक्सिस्टेंस। मीनिंग मेकिंग का क्या मतलब है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसका स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है, ऐसा कौन सा कॉज है जो स्पिरिचुअली आप हम लोग फील करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट सो मच टू डू विद साइकोलॉजी की, बट स्पिरिचुअली, जैसे सोल का कॉन्सेप्ट जहां पे अराइज हो जाता है, दिस इज व्हाट इट इज डीलिंग विद। तो जैसे आपका अनकॉन्शियस होता है, जो हम लोग साइकोडायनामिक्स में अनकॉन्शियस की बात करते हैं, तो वी टॉक इट अबाउट इट इन अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन, कि अनकॉन्शियस में आपका सेक्सुअल डिजायर होते हैं, अग्रेसिव डिजायर होते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस में, जहां पे आपका लव की बात होती है, एस्थेटिक अवेयरनेस की बात होती है, लाइफ की वैल्यू की बात होती है। तो ये जो अनकॉन्शियस है, दिस इज मोर पॉजिटिव देन द साइकोडायनामिक अनकॉन्शियस। न्यूरोटिक एंजाइटीज आपकी अराइज होती है जब आपकी लाइफ में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हो। और जो आपकी न्यूरोटिक एंजाइटी जो स्पिरिचुअल रीजंस हो, आपकी जो एंजाइटी फील हो रही है अगर वो स्पिरिचुअली रिलेटेड हो, देन हम उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी मतलब मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, व्हाट एम आई डूइंग, am I even worth it, what is my life going, where am I going, am I making significant impact। तो ये सब चीजें आपकी spiritually related हो जाती है। goal is to make finding meaning in your life, finding responsibility in your life, irrespective of जो भी आपके circumstances हो। therapist is open, he or she shares her feelings। therapist भी बोलते हैं कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, I feel कि इन situations में I do better when I do this वगैरह वगैरह। बट ट्रांसफरेंस को यहाँ पे एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है। ट्रांसफरेंस इज बेसिकली जब आप थेरेपिस्ट के साथ रिलेट करने लग जाते हो। ठीक है, आप उनको, जैसे पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि आप उनको एक लव्ड फिगर के साथ एसोसिएट करने लग जाते हो। नेगेटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि आप उनको नेगेटिव फिगर्स के साथ एसोसिएट करने लग जाते हो। तो ट्रांसफरेंस यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है कि आई एम जस्ट अ थेरेपिस्ट, थिंक ऑफ मी एज अ थेरेपिस्ट, बट आप अपने इशू को जरूर हेल्प कीजिए एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू। नेक्स्ट आपका एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो कार्ल रॉजर्स ने दिया था। कार्ल रॉजर्स आपने पढ़ा होगा, अगेन इनका नाम ह्यूमनिज्म में जब हम लोग पढ़ रहे थे पहले। कार्ल रॉजर्स ने यहाँ पे क्या किया, साइंटिफिक टेक्निक को ले लिया और उसको एक इंडिविजुअल सेटिंग में कैसे यूज किया जाए उसको आप उनको मिला के एक टेक्निक क्रिएट कर दी जिसका नाम है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जैसे नाम से समझ सकते हो, इट सेंटर्स अराउंड द क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लाइंट को शो करते हो एम्पैथी कि आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई अंडरस्टैंड, आई इफ आई वाज इन योर पोजीशन आई वुड हैव डन द सेम। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, टोटल एक्सेप्टेंस दे देते हो अपने क्लाइंट को, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में। क्लाइंट आपको क्या करता है, फिर दे फील सिक्योर इनफ, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड थेरेपिस्ट का रिफ्लेक्टिव होना भी जरूरी हो जाता है। ये नहीं है कि आप थेरेपी में बैठे हैं आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नहीं, आपको रिफ्लेक्टिव भी होना है कि अच्छा यू मेंशन्ड कि आपके साथ ऐसा हुआ था, सो डू यू थिंक आपको ये फील हो रहा था, इफ आई एम करेक्ट यू आर फीलिंग वेरी लोनली अबाउट दिस सिचुएशन। तो ये सब चीजें जब आप करते हो अपने ओपिनियंस एक बार कंफर्म करने के लिए कि आप यही समझ रहे हो जो क्लाइंट समझ रहा है, इससे क्या होता है कि आप रिफ्लेक्शन दे रहे होते हो एंड जो क्लाइंट होता है ही और शी फील्स हर्ड कि हाँ ये तो थेरेपिस्ट है, ही इज लिसनिंग टू मी, ही और शी इज लिसनिंग टू मी, है ना। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिलेशनशिप टू बिकम इंटीग्रेटेड, इंडिविजुअल टू बिकम इंटीग्रेटेड। जिस्टाल्ट थेरेपी इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ थेरेपी। इसके अंदर जिस्टाल्ट का मतलब होता है होल, इसके बारे में भी हम पढ़ रखे हैं क्लास 11 में। इसको दिया था फ्रिट्ज पर्ल्स ने, ठीक है, एंड लॉरा पर्ल्स ने। इसका बेसिक गोल होता है कि एक इंडिविजुअल की सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं, उसके सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सकें। एंड यहाँ पे क्लाइंट को टीच किया जाता है कि अपने बॉडीली प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करो, अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करो जो ब्लॉक आउट हो चुके हैं। ठीक है, जो ब्लॉक आउट हो चुके हैं आपके अवेयरनेस को, उनको रिकॉग्नाइज करना वो सिखाता है यहाँ पे। तो ये कैसे बहुत सारे टेक्निक्स यूज करता है। वन ऑफ द प्राइमरी वंस इज टू एक्ट आउट योर फीलिंग्स, आपकी जो फैंटेसीज हैं उनको एक्ट आउट करने का। एंड इसको ग्रुप थेरेपी सेटिंग में भी कर सकते हैं यूज। दिस इज यूज्ड अ लॉट इन ग्रुप सेटिंग्स एज वेल। नाउ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग में कंट्रीब्यूट करता है उसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहला एंड मेजर फैक्टर इज द हीलिंग इज द टेक्निक अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, अगर हमने एंजाइटी में ऐसी टेक्निक यूज कर दी जो सिर्फ डिप्रेशन पेशेंट्स को हेल्प करती है, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर द एंजाइटी वाला क्लाइंट, राइट। तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्निक यूज कर रहे हो उसको आप यूज कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, ये दोनों चीजें आपकी जो होती है आपके हीलिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करती है एंड हीलिंग प्रोसेस को बेटर भी बना सकती है। थेरेप्यूटिक अलायंस कितने अच्छे तरीके का है, कितना बॉन्ड है आपके बीच में। अगर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो, आप एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हो, देन ओनली विल यू बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड तभी आपकी हीलिंग अच्छे से होगी।
देन उसके बाद आपका जो थेरेपी जब शुरू होती है एकदम स्टार्ट में, तो जब आप एकदम प्रोसेस ऑफ इमोशनल अनबर्डनिंग जब शुरू होता है, जब आप अपने आप को अनबर्डन करते हो, आप अपने फीलिंग्स थोड़ा एक्सप्रेस करते हो कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, ये सब इश्यूज है मेरे साथ, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। आप धीरे धीरे करके फील बेटर करना शुरू कर जाते हो। समटाइम्स यू डोंट इवन नीड टू हैव योर थेरेपिस्ट टू आस्क यू क्वेश्चंस वगैरह, जस्ट टॉकिंग अबाउट इट हेल्प्स यू। तो दैट इज कैथारसिस। किसी भी चीज करके जब आप इमोशनली अनबर्डन फील करते हो, आपने कोई हॉबी आपने यूज करी एंड उसको फील करके आपको बेटर फील हो रहा है, उसको यूज करके बेटर फील हो रहा है, देन दैट इज कैथारसिस। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे कि क्लाइंट के फैक्टर्स, पेशेंट के वेरिएबल, जैसे उनका मतलब थेरेपिस्ट के वेरिएबल कि थेरेपिस्ट एज एन इंडिविजुअल कैसा था, क्लाइंट एज एन इंडिविजुअल कैसा था। ये सारी चीजें जो होती हैं ये टुगेदर आपकी आके ये भी आपके कहीं ना कहीं पे इन्फॉर्म करती है आपके इस इशू को कि आप कितना आपकी हीलिंग कितने अच्छे से हो रही है। साइकोथेरेपी में सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस होते हैं। एथिकल मतलब चीजें जो सही तरीके से होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी में एथिक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आप पहले ही कंसेंट ले रख रहे हो उनका कि आई एम गिविंग यू थेरेपी, ये होने वाला है, आप पहले से क्लाइंट को बता के रखें। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें, किसी से शेयर ना करें, जो वो बोल रहे हैं उसको थेरेपी में ही रखें। उनका पर्सनल डिस्ट्रेस को हटाना शुड बी द मेन गोल। ये नहीं गोल होना चाहिए कि आई विल नॉट हेल्प दिस पर्सन राइट नाउ एंड आई विल मेक श्योर ये थेरेपी बहुत बहुत टाइम तक चलते जाए जिससे आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस। नहीं, आपका गोल शुड ऑलवेज बी टू एलिविएट द पर्सनल डिस्ट्रेस ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे आप उनको हेल्प कर सकें। इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। आपको जो रिलेशनशिप होना है उसको प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही रखें एंड वो जो रिलेशनशिप के वेरियस फैक्टर्स हैं उनको मेंटेन करके रखें। रिस्पेक्ट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी का। क्लाइंट के टूवर्ड्स आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए, थेरेपिस्ट के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप कोई भी इंसान आके थेरेपी ले रहा है या फिर कोई भी इंसान जिसने हु इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। अगर मैं एक ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हूँ, आई कैन नॉट यूज साइकोडायनामिक अप्रोचेस इन माई थेरेपी बिकॉज मेरे को उसमें ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। तो ये सब चीजों को भी आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो 6 फैक्टर्स हैं आपके एथिक्स एंड साइकोथेरेपी है, छोटे आपके शॉर्ट नोट टाइप आंसर्स में ये आ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज अगर की बात करें तो आज के दिन में आपके मेडिसिन को छोड़ के, आपके थेरेप्यूटिक वेज को छोड़ के भी काफी डिफरेंट वेज हैं जिससे इंसान बेटर फील कर सकता है। जैसे कि योगा हो गया, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, एक्यूपंक्चर, हर्बल रेमेडीज। तो दीज आर वेरी ग्राउंडेड इन इंडियन हिस्ट्री। हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है। योगा क्या होता है? इट इज एन इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्निक विच इज डिटेल्ड इन द अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि का योगा सूत्र। ठीक है, तो पतंजलि जो थे उनने योगा सूत्र बनाया, उसमें अष्टांग योगा की बात करी। योगा एट प्रेजेंट हम रेफर करते हैं, आसन्स होते हैं योगा में। आसन्स मतलब बॉडी पॉस्चर। आपका ब्रीदिंग होता है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस यानी प्राणायाम एंड इनका कॉम्बिनेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन इज बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ अपना अटेंशन को फोकस कर दो एक चीज पे, या तो आपकी ब्रेथ हो जाती है या फिर जो मंत्र आप चांट कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है जैसे कैंडल होती है, तो उस पर आप अपना अटेंशन फोकस कर देते हो। विपासना मेडिटेशन विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड दीस डेज इज माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। ठीक है, कि आप किसी फिक्स चीज पे नहीं फोकस कर रहे होते हो और थॉट आपको उसको मतलब होल्ड नहीं कर रहे होते, जो आपके साथ हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करते हो और उसको पैसिवली जाने देते हो। ठीक है, अपने अवेयरनेस से आप उसको जज नहीं करते हो। जो भी थॉट्स आता है आप उसे रिकॉग्नाइज करते हो, जाने देते हो, पर आप उसे जज नहीं करते हो। दैट इज विपासना मेडिटेशन। आजकल के दिन में आपका बहुत जो कॉमनली यूज आपका एक नया तरीका आया है, दैट इज सुदर्शन क्रिया योगा, जहाँ पे आप रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करते हो। ठीक है, जिससे आपका हाइपर वेंटिलेशन इंड्यूस हो जाता है। ये लो रिस्क होता है, ये लो कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर थेरेप्यूटिक फॉर्म्स एंड ये आपको हेल्प कर सकता है इन स्ट्रेस, एंजाइटी, पीटीएसडी, स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज आपके आते हैं। जो SKY है या फिर स्काई है, इट हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू मतलब पब्लिक हेल्थ में, इन ऑर्डर टू एलिविएट PTSD इन सर्वाइवर्स ऑफ मास डिजास्टर्स। तो बहुत ज्यादा जो मास डिजास्टर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ जाती है, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आपको मिलेगी 30 मिनट हर रोज की, तो आपके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएंगे। प्रॉपर इंसान के अंदर प्रॉपर एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर 30 मिनट्स अ डे विल हेल्प यू अ लॉट। तो दिस इज बेसिकली समथिंग विच निमहांस हैज आल्सो फाउंड कि ये थेरेपी जो होती है, मतलब ये जो स्काई जो होता है, ये आपके डिप्रेशन में भी हेल्प करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करने में। निमहांस क्या है? आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस विच इज अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट इन साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड साइकाइट्री। ठीक है, ये अल्कोहल पेशेंट्स में भी हेल्प कर चुका है एंड स्ट्रेस लेवल्स, इंसोम्निया वगैरह में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कुंडलिनी योगा विच इज USA से हम यहाँ पे ज्यादा यूज किया गया है
and it has been found to be very effective in the treatment of mental disorders. So Institute of Non-Linear Sciences मतलब except for the traditional sciences के अलावा, that is why they're dealing with this. University of California, San Diego, USA ने found किया है कि जो कुंडलिनी योगा होता है, it is effective in the treatment of OCD. ठीक है, कुंडलिनी योगा क्या करता है, आपका प्राणायाम जो होता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, उसको मिक्स कर देता है चैंटिंग के साथ. तो इसके साथ क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे रिपीटेड जब आप एपिसोड्स करते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. द मेडिटेशन वुड हेल्प द पेशेंट्स प्रोसेस इमोशनल स्टिमुलाई बेटर एंड हेंस प्रिवेंट बायसेस इन प्रोसेसिंग दीज स्टिमुलाई. तो यहाँ पे आपके बेसिकली 3-4 आपके यहाँ पे नाम है, फिर से रिपीट कर देती हूँ. एक तो आपको पता है योगा क्या होता है, योगा में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, आसन, प्राणायाम, उनका कॉम्बिनेशन. आपको पता है विपासना क्या होता है, मेडिटेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है मेडिटेशन क्या होता है, सुदर्शन क्रिया योगा क्या होता है, एंड कुंडलिनी योगा क्या होता है. तो ये आपकी चीज हो जाती है. नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल. अब जो ट्रीटमेंट होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो इशू आ रहा है, उसको तो ऑब्वियसली रिड्यूस करना, एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इंसान जी रहा है उसको बेटर करना. अब जो छोटे इश्यूज होते हैं जैसे एंजाइटी हो गया है, डे टू डे लाइफ के इश्यूज हो गए हैं, फोबियाज हो गया आपका, तो इन सब चीजों में आप क्या करते हो, इसमें आपका जो सिम्टम्स अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है. बट थोड़े लोग होते हैं जिनका इशू बहुत ज्यादा डीप रूटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, जब उनका स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर उनके सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाते हैं तब भी उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कभी कभी नहीं बढ़ पाता, बिकॉज दे नेवर लेड अ कन्वेंशनल लाइफस्टाइल. तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन जरूरी हो जाता है. रिहैबिलिटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच पेशेंट्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, कि वो खुद अपने आप का ध्यान रख सके, वो खुद चेंज मतलब अपने आप को देख सके. जैसे ड्रग यूजर्स होते हैं तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं. क्यों होता है, कि वो वहां पे जा सके, ड्रग्स को छोड़ सके, एंड उसके साथ नए नए टेक्निक सीख सके जिससे वो अपने लाइफ को बेटर लिव कर सकते हैं. ठीक है, रिहैबिलिटेशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है, और वोकेशनल थेरेपी. ये 3 चीजें. ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या हो जाता है, स्किल्स सिखाते हैं वो, जैसे कि कैंडल कैसे बनाते हैं, पेपर बैग कैसे बनाते हैं, वीविंग कैसे करते हैं, निटिंग कैसे करते हैं. तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आ जाती है. सोशल स्किल में आपको सिखाते हैं कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करें, रिलेशनशिप्स बना के कैसे रखें, तो जैसे रोल प्ले का यूज करके, इमिटेशन का, इंस्ट्रक्शन दे के यूज करके, इनसे वो सोशल वो भी स्किल्स भी सिखाते हैं. एंड फाइनली आपके वोकेशनल स्किल्स क्या हो जाते हैं, वोकेशनल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सके. ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके वंस यू लीव द रिहैबिलिटेशन सेंटर. बाहर जाके आप अपने लिए एक जॉब ढूंढ सकते हो, आप अपनी बेटर लाइफ लीड कर सकते हो. तो ये 3 जो चीजें होती है आपकी रिहैबिलिटेशन सेंटर में इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. दिस इज बेसिकली व्हाट योर चैप्टर वाज ऑल अबाउट. ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर दैट आई लुक एट इट एंड आई विल सॉल्व दैट डाउट फॉर यू. ये आप एक बार चैप्टर देख लेंगे तो प्लीज डू सॉल्व द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल. वो आपके फाउंडेशनल क्वेश्चंस हैं, एंड देन प्लीज डू सॉल्व द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड एज वेल. अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हैं आफ्टर द वीडियो, देन दैट वुड बी मोर देन इनफ. आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम. एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो. व्हेन यू लाइक द वीडियो, उससे हमें पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट एंड आपको क्लैरिटी मिल रही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू द नेक्स्ट टाइम.